नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साथ में सीखें पर आपका स्वागत है। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हमारी आज की क्लास महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी बोलते हैं, इस पे आधारित होगी। तो चलिए चैनल के इंट्रो के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जो है कि भूमिका के बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि हम ये सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं इनका, इसको क्यों पढ़ते हैं या इनके बारे में इनका जीवन परिचय और जो इन्होंने कार्य किए हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो इनका पूरा नाम हम पहले जानते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा नाम जो है वो है लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की, यानी कि लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लेव वाइगोत्स्की बोल देते हैं। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 में हुई थी। वस्तुतः यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या किया इसके बारे में देखते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण इन्होंने प्रस्तुत किया। सामाजिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना। तो आगे कहा जा रहा है कि वस्तुतः रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के मध्य संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। अतः वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी को वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की साहब ही थे जिन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण माना है। यानी कि इन्होंने ही वह थ्योरी दी जिसमें उन्होंने एक बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके समाज का, उसकी संस्कृति का और उसके बीच में जो आदान प्रदान, यानी कि जो एक बालक अपने समाज के साथ इंटरेक्शन करता है उससे उसके संज्ञान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, ऐसा कुछ इनका मानना था। तो जब हम लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि समाज और संस्कृति ये सब किसे कहते हैं। तो हम समाज के एक तरह से समाज की जानकारी या समाज की परिभाषा से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा यही जानने का प्रयास रहेगा कि समाज किसे कहते हैं। समाज के बारे में यह है कि व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, इन सब एक तरह के व्यक्तियों के समूह में पाए जाने वाले जो पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है उसको ही समाज कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समाज का निर्माण मात्र व्यक्तियों के संकलन से नहीं होता, इसके लिए उसमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। यानी कि सिर्फ व्यक्तियों का कलेक्शन ही समाज नहीं कहलाएगा, बल्कि उनके अंदर यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सामाजिक संबंध का होना भी अनिवार्य है। और सामाजिक संबंध जो हैं वो अलग-अलग तरीके के हो सकता है रिश्ते का सामाजिक संबंध हो सकता है कार्य का सामाजिक संबंध हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो एक समाज है, समाज को समाज तब कहेंगे जब उसमें जो व्यक्ति हैं वो आपस में पारस्परिक संबंध रखेंगे। और ये जो पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है इसी को ही समाज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सामाजिकता किसे कहते हैं? जब हमने समाज के बारे में जाना तो अब हम सामाजिकता के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये है कि समूहों और व्यक्तियों की सामाजिक संबंध विकसित करने और समुदायों में रहने की प्रवृत्ति सामाजिक होने का गुण या अवस्था सामाजिकता कहलाती है। यानी कि एक व्यक्ति है ना, जो समूह में हो और सामाजिक संबंध विकसित करता है,
और समुदाय में उसके रहने की जो प्रवृत्ति है, यही चीज़ सामाजिकता कहलाती है। उसके सामाजिक होने का गुण या अवस्था भी सामाजिकता के अंतर्गत आएगी, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर सामाजिक होने का गुण है या वो व्यक्ति सामाजिक अवस्था में है या सामाजिक संबंध विकसित कर रहा है, तो ये जो सभी क्वालिटीज हैं उसकी, ये सामाजिकता के अंतर्गत आएंगी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो समाज के प्रति जागरूक होकर अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना सामाजिकता की श्रेणी में आता है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो अपने समूह के प्रति जागरूक होकर के अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो ये चीज़ सामाजिकता के श्रेणी के अंतर्गत आएगी। अब एक और परिभाषा हम देख लेते हैं कि सामाजिकता वह है जो समाज के उसूलों पर आधारित होती है, जो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को माननी पड़ती है ना? सामाजिकता के लिए यहाँ पे सीधे-सीधे कहा गया है कि यह समाज के उसूलों पर आधारित होती है और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को माननी पड़ती है। तो ये रही सामाजिकता की बात। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृति के बारे में कि संस्कृति क्या है? संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो कि उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है, यानी कि शामिल होती है। यानी कि कोई समाज किस तरह का सोच विचार रखता है, किस तरह का कार्य करता है, किस तरह का उसका पहनावा है, बोलचाल, भाषा, ये सारी चीज़ों जो उसके अंदर एकदम गहराई तक समाहित हैं, है ना? और जिसका एक तरह से कह लीजिए कि वो अ, उस चीज़ को लेकर के वो पीढ़ियों से आगे चला आ रहा है, तो ये चीज़ें उस समाज की संस्कृति कहलाएगी या उस समाज का या किसी भी समाज की संस्कृति, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि संस्कृति वह है जो किसी समाज में गहराई तक, और यहाँ गहराई से मतलब ये नहीं कि कोई खुदाई वाली चीज़ है, ऐसी गहराई नहीं, गहराई से मतलब ये है कि वो पीढ़ियों से चली आ रही चीज़ें हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से संस्कृति को आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जब जान लिया कि समाज, संस्कृति और सामाजिकता, तो अब इन तीनों को जानने के बाद हमें लेवी-गोत्स्की साहब के सामाजिक सांस्कृतिक नियम को या सामाजिक सांस्कृतिक विकास के नियम को समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है इसी पे आधारित है। तो पियाजे साहब की तरह ही वाइगोत्स्की भी यह मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके अनुसार जो है कि संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है। पियाजे साहब की तरह ही वाइगोत्स्की साहब मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन जो वाइगोत्स्की साहब का कहना यह था कि बच्चे का विकास एकाकी नहीं हो सकता है, जैसा कि पियाजे साहब बोलते थे कि बच्चे का विकास एकाकी होता है। तो इन्होंने बोला कि बच्चे का जो विकास होता है उसके भाषा विकास, उसके सामाजिक विकास और यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी बालक का विकास होता है। बिना इन चीज़ों के बालक का विकास नहीं होगा। अब देखिए कि पियाजे का सिद्धांत जिसमें जैविकता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, इसके विपरीत वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पे दोनों लोगों में अंतर है। जहाँ पियाजे साहब ये मानते हैं कि बच्चे के विकास के लिए हेरिडिटी जो है कि महत्वपूर्ण होती है, तो वहीं जो है कि वाइगोत्स्की साहब जो हैं वो बोलते हैं कि बच्चे के विकास में संस्कृति व समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि वो उसके साथ-साथ उसके मध्यस्थता में ही चलते हैं, अकेले-अकेले नहीं। अब देखिए संभावित विकास का क्षेत्र जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इस प्रक्रिया को और स्पष्ट करता है। संभावित विकास का क्षेत्र यानी कि ज़ोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, इसको शॉर्ट में ज़ेडपीडी कहते हैं। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की अधिगम तथा विकास के विषय में विशिष्ट तथा प्रभावी विचार
प्रकट करते हैं, अतः वह इस बात पर जोर देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की जो प्रकृति है वस्तुतः सामाजिक है, न कि संज्ञानात्मक है, जैसा कि पियाजे का मानना है। इस प्रकार पियाजे का सिद्धांत निर्मितिवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितिवाद है। अब देखिए, वाइगोत्स्की जो है कि अधिगम तथा विकास के विषय में विशिष्ट तथा प्रभावी विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की जो प्रकृति है वह सामाजिक है, न कि संज्ञानात्मक है। यानी कि वह संज्ञानात्मक विकास में सामाजिकता को प्रेफरेंस देते हैं, संज्ञानात्मक जो है वो कहते हैं कि नहीं है या फिर है भी तो कम है। पियाजे का मानना है कि जो बालक का विकास होता है वो उसका विकास सिर्फ संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से होता है। अब इस तरह से कह सकते हैं कि जो पियाजे का सिद्धांत है वह निर्मितिवाद है, जबकि वैगोत्स्की का सिद्धांत जो है सामाजिक निर्मितिवाद है, क्योंकि वो समाज को बहुत मुख्य स्थान देते हैं। जबकि पियाजे साहब ये बालते हैं जबकि पियाजे साहब ये मानते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो स्वयं उसके विकास के अनुसार होता है या उसके संज्ञानात्मक विकास के अनुसार होता है, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वे स्वयं से चीज़ों को सीखते हैं। जबकि यहीं पे वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे का विकास जो है कि समाज के एक तरह से समाज के इन्फ्लुएंस में और ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। अब वाइगोत्स्की साहब अपने सिद्धांत के लिए एक लाइन कहते हैं जो कि बहुत इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देता है। वो कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास जो है दूसरों के द्वारा होता है। इससे सीधा-सीधा ये पता चल जाता है कि हमारा जो एक बालक है उसको अगर विकसित होना है या उसका जो संज्ञानात्मक विकास और बेहतर तरीके से हो तो उसमें दूसरे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अतः वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती हैं एवं अंतःक्रियाओं द्वारा बालक अपने समुदाय की संस्कृति, इसमें सोचने और व्यवहार करने के तरीके शामिल हैं, इनको सीखते हैं और इसी के चलते वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण के विभिन्न पक्षों जैसे परिवार, समुदाय, मित्र एवं विद्यालय के बच्चों में विकास की भूमिका पर बल दिया। तो इनका ये मानना है कि बच्चा जिन चीज़ों को बाहर देखता है, धीरे-धीरे उन अंतःक्रियाओं को सीखता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, एक बालक है, उनको देखेगा, उनसे वो चीज़ों को ग्रहण करेगा और धीरे-धीरे उसके परिवार में, उसके आस-पड़ोस में, उसके मित्रों में और विद्यालय के बच्चों में जो है कि धीरे-धीरे वो चीज़ें घुल जाएँगी और वो उनका हिस्सा बनने के साथ-साथ उसका जो है उसके अंदर भी सामाजिकता का गुण आएगा और बच्चे का विकास होगा, ऐसा कुछ वाइगोत्स्की साहब मानते हैं। अब हम बात करते हैं संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी कहते हैं। तो वाइगोत्स्की द्वारा प्रयुक्त यह संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की सहायता से किए गए निष्पादन में होता है। तो वाइगोत्स्की का यह जो कॉन्सेप्ट है यह बताता है कि या यह उस अंतर को स्पष्ट करता है जो एक बच्चा स्वयं कोई काम कर रहा है और वही काम बच्चा किसी के मार्गदर्शन में या किसी की सहायता से कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर पाया जाएगा, इसी चीज़ को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी कहते हैं। जैसे कि अगर बच्चा क से ज्ञ तक पढ़ रहा है, तो एक चीज़ तो ये हो गई कि वो खुद से कितना पढ़ पा रहा है, बीच में कहीं भूल तो नहीं रहा है या एक बार में वो पूरा पढ़ ले रहा है। और दूसरा यह हो गया कि बच्चा अगर जब पढ़ रहा है और अगर बीच-बीच में कहीं भूल रहा है या कुछ चीज़ें उससे छूट रही हैं, तो अगर बच्चे को कोई सहायता दे दे या उसको कोई चीज़ बीच-बीच में हिंट कर दे, तो वो आगे बढ़ जाता है। तो खुद से करने में और किसी की सहायता के साथ उस काम को करने में, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, यही हमारा जेडपीडी कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, तो कह सकते हैं कि बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, यानी वो बच्चा जो खुद से कर पा रहा है और जो वो कर सकता है, यानी कि अगर कोई हेल्प कर दे तो जो जो कर सकता है,
इसी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम जेडपीडी कहते हैं। मेरे ख्याल से जेडपीडी जो है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, उनको हम देखेंगे, लेकिन मोटा-माटी अगर हम एकदम सिंपल सी चीज़ को प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में अगर जानें, तो बस यही है कि अगर बच्चा खुद से जितना कर पा रहा है उसमें, और अगर बच्चे के उस कार्य में कोई सहायता कर दे या कुछ हिंट दे दे, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि इससे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको उदाहरण मिलेगा इसका, तो उसमें हम और बेहतर तरीके से जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रभाव, मुख्यतः निर्देशन, यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में योगदान को दर्शाने हेतु जेडपीडी के संप्रत्यय का प्रयोग किया। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसके माध्यम से बालकों को उनके वास्तविक विकास का ज्ञान हो जाता है। वास्तविक विकास के ज्ञान से तात्पर्य है बिना किसी की सहायता लिए बच्चों द्वारा किए गए कार्य से है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो वाइगोत्स्की साहब हैं, वो कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो यह अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है ना? अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति मतलब क्या? एक से अधिक व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन करके संपन्न होता है, और इसके माध्यम से क्या होता है, बालकों को उनके वास्तविक विकास का ज्ञान हो जाता है। और वास्तविक विकास के ज्ञान से तात्पर्य यह है कि बच्चे द्वारा बिना किसी की सहायता द्वारा, है ना? यानी बच्चा जो काम स्वयं से कर सके, इस तरह का जो कार्य होगा, इसका ज्ञान जो है वास्तविक विकास का ज्ञान होगा। बालकों के संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जिससे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है। अब ये संभाव्य विकास का स्तर क्या है? जिससे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है, को अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य जो अंतर होता है, उसे वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी कहा। इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है वास्तविक विकास। वास्तविक विकास के बारे में वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि बिना किसी की सहायता लिए बच्चों द्वारा किया गया कार्य। और दूसरा है बालक का संभाव्य विकास, यानी कि महत्वपूर्ण और जैसे एक तरह से कह लीजिए कि एक्सपर्ट व्यक्तियों की सहायता से वो जिन जिन कार्यों को कर ले रहा है, इन दोनों स्तरों के बीच का जो अंतर होता है, उसी को वाइगोत्स्की साहब ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। और देखिए इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। बच्चे का जो है जेडपीटी आंकने हेतु, क्योंकि बच्चे की जेडपीडी क्या है, इसको आंकने के लिए, इसका आकलन करने के लिए बुद्धि परीक्षण में 2 बच्चों की आयु 8 वर्ष आंकी गई, यानी कि 2 बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 8 वर्ष है। इसके पश्चात यह देखने का प्रयास किया गया कि बच्चे किस स्तर तक अपने उम्र में बड़े लड़कों के लिए तैयार की गई समस्याओं पर कार्य कर सकते हैं। यानी कि उसकी आयु जो है उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए जो समस्याएं तैयार की गई थी या जो प्रश्न तैयार किए गए थे, उन लोगों को दिया गया कि तुम करो। अब इसमें क्या हुआ कि इसके लिए बालकों को करके दिखाना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्न विधि तथा समाधान के शुरुआती चरण का प्रारंभ करना आदि के साथ मदद किया गया। इस प्रयोग में देखा गया कि वयस्क की मदद एवं साथ से एक बालक 12 वर्षीय बच्चे के लिए बनाई गई समस्या भी हल कर पाया, तथा दूसरा बालक जो है 9 वर्षीय बच्चे के लिए बनाई गई समस्या को हल कर पाने में सफल रहा। यानी कि दोनों की जो वास्तविक उम्र थी वो 8 साल थी, लेकिन जब उनको प्रश्न दिया गया तो अगर कोई साथ ही में था एक बच्चे के साथ जो उसको हिंट कर रहा था, जो थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, उस बच्चे ने 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए जो समस्या बनाई गई थी उसको भी हल कर दिया। लेकिन दूसरा बच्चा जो था जिसको कोई सहायता नहीं दी गई, वो केवल 9 वर्षीय बच्चे के लिए बनाई गई समस्या को ही हल कर पाया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर सामाजिक मार्गदर्शन मिले तो बच्चा जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकता है, उसका संज्ञानात्मक विकास और बेहतर तरीके से हो सकता है।
अब प्रश्न यह उठता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके अग्रलिखित 2 कारण बताए गए हैं। पहला जो है कि बालक अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, यह जानने में सहायता मिलती है। और दूसरा जो कारण है, यह है कि इससे यह भी ज्ञात होता है कि पारिवारिक सदस्य तथा गुरुजन जो हैं, वो बालकों की जैविक परिपक्वता के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि बालक की जैसी कंडीशन है, हाँ, उसकी एक तरह से कह लीजिए कि वो उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं ताकि उनका संज्ञानात्मक विकास बढ़ सके। अब हम बात करते हैं ढांचा निर्माण, जिसको कि स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। वो स्कैफोल्डिंग को देखते हैं। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित संप्रत्यय है। यानी कि जो ढांचा निर्माण है, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित कॉन्सेप्ट है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ढांचा निर्माण यानी स्कैफोल्डिंग है, एक ऐसी टेक्निक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। जैसे यदि कोई नई तरह की समस्या है तो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, परंतु जैसे जैसे छात्र की क्षमता व कार्य अभ्यास बढ़ता जाता है, निर्देशनों की संख्या कम होती जाती है। अब ये जो चीज़ है, ये आप छोटे बच्चों में देख सकते हैं। जब उनको कोई नई चीज़ आप बताते हैं, जब बच्चा किसी नई नई चीज़ के बारे में सुनता है और उसको करने के लिए कुछ कार्य दिए जाते हैं, तो उससे त्रुटियां ज़्यादा होती हैं। जबकि जब धीरे धीरे उन कार्यों को लगातार करते रहने से उसका अभ्यास हो जाता है, तो उन्हीं प्रश्नों या सवालों को या उसी कार्य को करने में वो थोड़ी पारंगतता हासिल कर लेता है और उस कार्य को आसानी से कर लेता है। और उसे जो है कि मतलब कम सहायता की ज़रूरत पड़ती है और कुछ समय बाद तो उस कार्य को स्वयं भी करने लगता है। ये चीज़ होती है ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग। एक तरह से कह लीजिए कि उसके कार्य को और कुशल बनाने के लिए दिया गया निर्देश या सहायता कहलाती है स्कैफोल्डिंग। अब ये है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो संवाद है ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि बातचीत को ढांचा निर्माण के लिए या स्कैफोल्डिंग के लिए वो एक महत्वपूर्ण टूल मानते हैं। बच्चों के पास अव्यवस्थित तथा असंगठित कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको संप्रत्यय कहा गया है, जबकि कुशल सहायक के पास क्रमबद्ध तार्किक एवं बुद्धिसंगत विचार होते हैं। बच्चे तथा कुशल सहायक के मध्य के संवाद के परिणाम स्वरूप बच्चे के विचार अधिक क्रमबद्ध, संगठित, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण हो जाते हैं। कुल मिलाजुला करके वाइगोत्स्की साहब ये बोलते हैं कि ढांचा निर्माण में जो है संवाद, इंटरेक्शन, बातचीत जो है वो महत्वपूर्ण एक तरह से टूल का कार्य करता है। और जो कुशल व्यक्ति हैं, उनके जो एक तरह से तर्क हैं, वो तर्क जो है सिस्टमैटिक होते हैं और बच्चे के एक तरह से के लिए कि बहुत अधिक सहायक होते हैं बच्चे के लिए। जबकि बच्चा जो है, एक छोटा बालक जो है, उससे अगर कोई नई समस्या या कोई दिक्कत दी जाए या कोई कार्य करने को कहा जाए या कोई प्रश्न दिया जाए, तो उसको वो करने का प्रयास करता है, लेकिन उनको किस स्टेप वाइज से करना है, उसको वो नहीं पता होते हैं। वो कहीं से भी स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो ढांचा निर्माण है, वो बच्चों की सहायता करता है, उनको क्रम से निर्देशों को दे करके। अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है भाषा एवं विचार, यानी लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बालकों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण बताया है। इनके अनुसार छोटे बालकों द्वारा भाषा का उपयोग मात्र सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि वे लोग इसका उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है,
तो आंतरिक संभाषण अथवा निजी संभाषण कहते हैं। यानी कि आत्म नियमन, खुद के नियमन के लिए जब भाषा का उपयोग किया जाता है तो इस चीज को आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण कहते हैं। इस बिंदु पर आकर के पियाजे और वाइगोत्स्की के जो विचार हैं वो भिन्न हो जाते हैं। पियाजे के लिए यह निजी संभाषण अपरिपक्व एवं आत्म केंद्रित होता है, जबकि वाइगोत्स्की ने आरंभिक बाल्यावस्था में इसे चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बालकों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं तथा बाद में वे आपस में बदल जाते हैं। अब देखिए, पियाजे साहब ये कहते हैं कि जो बालकों में निजी संभाषण होता है वो अपरिपक्व और आत्म केंद्रित होता है, जबकि वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि आरंभिक बाल्यावस्था में इसको चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हैं। यानी कि बच्चा जो है वो निजी संभाषण करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना आरंभ कर देता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अ, अगर जिनकी उम्र कम है वो देखा होगा आपने कि वो आपस में ही खुद से बातें करते रहते हैं। तो इस चीज़ को पियाजे साहब बोलते हैं कि निजी संभाषण जो है अपरिपक्व है या वो आत्म केंद्रित होता है एक तरह से, यानी कि बच्चा जो है खुद से बातें खुद के लिए करता है। इसी के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बालकों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं तथा बाद में वे आपस में मिल जाते हैं। इनका मानना है कि समस्त मानसिक कार्य के सामाजिक या बाह्य उद्भव होते हैं। अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के पहले बालकों को दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा को सीखना अनिवार्य है। तो यहाँ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि जो वाइगोत्स्की साहब हैं वो बोलते हैं कि अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के पहले बालकों को दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए भाषा को सीखना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे वाइगोत्स्की साहब भाषा सीखने को अनिवार्य बताते हैं। अतः लंबे समय तक बाह्य दुनिया के साथ संचार स्थापित करने के लिए बालकों को भाषा का उपयोग करना सीखना आवश्यक है। इसके पश्चात ही वे ठीक तरीके से बाह्य से भीतरी संभाषण की ओर त्वरित हो पाते हैं। यह अंतरण सामान्यतः 3 से 7 साल के मध्य होता है तथा इसमें बालक स्वयं से बातचीत करना सीख लेते हैं। यानी कि जो 3 साल से 7 साल के मध्य की अवस्था होती है उसमें बालक निजी संभाषण करते हैं और बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन करने के लिए, बाहरी दुनिया से संवाद करने के लिए भाषा को सीखना वाइगोत्स्की साहब महत्वपूर्ण बताते हैं। इसके पश्चात आत्म बातचीत बालकों का एक स्वभाव सा बन जाता है तथा वे बिना स्पष्ट रूप से बोले ही किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो आगे चलकर उनके चिंतन के रूप में दिखाई देती है। वाइगोत्स्की का यह भी मानना है कि ऐसे बालक जो अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं वे सामाजिक रूप से उन बालकों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। और इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो बालक ज़्यादा चंचल, ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं उनकी जो कुशलता होती है अन्य उन बालकों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है जो कम बातचीत करते हैं या फिर कम बोलते हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कम हिस्सा लेते हैं उन बालकों की अपेक्षा इन बालकों की जो है कार्य क्षमता या कुशलता अधिक होती है। अब बात आती है कि उन्होंने आगे क्या कहा, तो आगे उन्होंने कहा है कि से इस तरह से उनके अनुसार निजी संभाषण सचमुच में सामाजिक रूप से अधिक अभिव्यक्तिशील बनने की दिशा में बालकों में एक उत्तम आरंभिक चरण होता है। कई शोधकर्ताओं ने बालकों के विकास में निजी संभाषण की इस धनात्मक भूमिका का समर्थन किया है और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ या महत्व। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ को सामान्य व्याख्या के अतिरिक्त निम्नांकित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है आत्म अनुशासन, जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। तो प्राक स्कूली छात्रों के लिए अपने सिद्धांत के तहत वाइगोत्स्की का प्रमुख शैक्षिक संदेश यह है कि बालकों के
समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश की जाए ताकि उनमें आगे की स्कूली शिक्षा के लिए जरूरी आत्म अनुशासन का बीज बोया जा सके। तो यहाँ पे वैगोत्स्की साहब का यह मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करने की कोशिश किया जाए और उनको अधिक से अधिक सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ाया जाए, जिससे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बढ़ेगा और उनके अंदर आत्म अनुशासन का बीज बोया जा सकेगा। अब आती है बारी दूसरे टॉपिक की, जिसमें है साक्षरता क्रियाएं, लिटरेसी एक्टिविटीज। जब बच्चे औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर दें तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत साक्षरता क्रियाओं यानी कि लिटरेसी एक्टिविटीज पर बल डालता है। जब वर्ग में बच्चे साहित्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि के बारे में बातचीत प्रारंभ करते हैं तो शिक्षक उन्हें उनके विषय में कुछ नई सूचनाएं देते हैं, उनके विचारों को संशोधित करते हैं तथा उनकी व्याख्या करने के लिए कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बालकों की चिंतन प्रक्रिया मजबूत हो जाती है और वे संज्ञानात्मक क्रियाओं के उच्चतर स्तर की ओर सोचने लगते हैं। यानी कि जब बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दे, रेगुलर विद्यालय जाना लगे, तो इस समय बच्चों के अंदर साहित्य, गणित, विज्ञान और अन्य जो विषय हैं इन सब के बारे में शिक्षक जो है बात करना प्रारंभ करते हैं और उन्हें कुछ कुछ नई सूचनाएं देते हैं और उनके जो पहले के विचार होते हैं उसमें कुछ न कुछ संशोधन होता रहता है। इससे जो है कि बालकों की चिंतन प्रक्रिया मजबूत हो जाती है और वे संज्ञानात्मक क्रियाओं के उच्चतर स्तर की ओर सोचने लगते हैं, जिसमें वह यह भी सोचने लगते हैं कि किस तरह से सामाजिक रूप से लाभदायक तरीकों से किसी विचार को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इस तरह से वे धीरे धीरे अपने समाज एवं संस्कृति के संकेत तंत्रों को नियंत्रित एवं परिचालित करना सीख लेते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इसमें पारस्परिक शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग। इस शिक्षण विधि का उद्देश्य पठन बोध यानी कि रीडिंग कम्प्रहेंशन की क्षमता को उन्नत बनाना है। यह विधि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से प्रेरित एक ऐसी शैक्षिक नवीनता यानी एजुकेशनल इनोवेशन है जिसमें एक शिक्षक तथा 2-4 छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बनाते हैं और किसी पाठ्य परिच्छेद या लेखांश के बारे में एक वार्तालाप करते हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा 4 तरह की संज्ञानात्मक युक्तियों जैसे कि प्रश्न करना, सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना तथा पूर्वानुमान लगाने पर बल डाला जाता है। शिक्षक पाठ्य परिच्छेद की अंतर्वस्तु यानी कंटेंट के बारे में प्रश्न करते हैं। इसमें जो है कि शिक्षक पाठ्य परिच्छेद की अंतर्वस्तु यानी उस पाठ्य परिच्छेद जो जिस बारे में बालक और टीचर चर्चा करेंगे उसके कंटेंट के बारे में जो है अध्यापक बच्चों से प्रश्न करते हैं और अन्य छात्र उसका उत्तर देते हैं और यदि छात्र उसमें सहमत नहीं होते हैं तो अतिरिक्त प्रश्न करते हैं। इसके बाद शिक्षक जो है परिच्छेद के सारांश की विवेचना करते हैं तथा परिचित विचार यानी कि अनफेमिलियर आइडिया का स्पष्टीकरण करते हैं। अंत में जो है शिक्षक छात्रों को परिच्छेद में छिपे संकेतों के आधार पर संभावित अंतर्वस्तु के बारे में पूर्वानुमान करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पारस्परिक शिक्षण में क्या होता है कि इसमें 2-4 छात्रों और एक अध्यापक का ग्रुप बनता है। इसमें जो है कि अध्यापक किसी एक विशेष पाठ्य परिच्छेद के बारे में बातचीत करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो किसी अपरिचित विचार के बारे का अपरिचित विचार का स्पष्टीकरण अध्यापक करते हैं। लेडरर ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन प्राथमिक स्कूलों की निम्न कक्षाओं के छात्रों को पारस्परिक शिक्षण का लाभ दिया गया था, उनकी पठन बोध क्षमता जो है उन जैसे ही छात्रों की तुलना में काफ़ी बढ़ गई जिन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया था। धीरे धीरे ऐसे लाभान्वित छात्र एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र विकसित करने में सफल हो गए जिसमें वे समय समय पाठ्य परिच्छेद को समझने का अधिक से अधिक उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हो गए थे।
चौथा टॉपिक है इसका कि सहयोगी अधिगम, जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो सहयोगी अधिगम में छात्रों का एक छोटा समूह आपसी भेदभाव भुलाकर एक समान लक्ष्य की ओर कार्य करता है। इसमें छात्र उत्तरदायित्वों के निर्वाह में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे को एक पर्याप्त एवं पूर्ण व्याख्या उपलब्ध कराकर अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं। सहयोगी अधिगम में ये होता है कि बच्चे आपस में मिलजुल करके पढ़ाई करते हैं, कुल मिलाकर इसका ये मतलब है। और जैसे मान लीजिए एक छात्रों का समूह है जिसमें कि 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो आपस में मिलजुल के पढ़ते हैं और अगर कोई चीज़ एक दूसरे को नहीं आती है तो आपस में ही डिस्कशन करके वो उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। एजमीसिया द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमता तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक तीक्ष्ण हो जाती है जब छात्र किसी अन्य योग्य एवं विशेषज्ञ छात्रों के साथ मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ हो गई कि जब बालक आपस में मिलजुल के पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे तो एक समान होंगे नहीं, उनमें कोई तेज होगा, कोई उससे थोड़ा कम तेज होगा। तो जो तेज बालक है या जो एक तरह से कहिए कि कुशल बालक है, वो अन्य बालकों को भी अपना ज्ञान बांट करके उनको भी अपने जैसा तैयार कर सकता है। वास्तविकता यह है कि जब वर्ग में शिक्षण सहयोगी अधिगम के माध्यम से किया जाता है तो इसे वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एकाकी छात्र से विशेषज्ञों जैसे वयस्क एवं अन्य साथी संगी के साथ मिलकर अनेक सहयोगियों जिनमें विभिन्न तरह की सुविज्ञता होती है तथा जो एक दूसरे को उत्तेजित एवं प्रोत्साहित भी करते हैं तक विस्तारित हो जाता है। यानी कि जो एक तरह से कहिए कि जेडपीडी है वो एक बालक से बढ़ करके बाकी सारे बालकों तक पहुंच जाता है। तो ये था कोऑपरेटिव लर्निंग, इसको आपने समझा होगा। जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अंतर है, क्या अंतर पाए जाते हैं। तो जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में निम्नलिखित अंतर है, इसको हम समझते हैं। तो पहला अंतर तो यह है कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 भागों में विभाजित किया था, लेकिन वहीं पे वाइगोत्स्की साहब ने अपने सिद्धांत को किसी भी खंड में नहीं बांटा है। अब दूसरा अंतर यह है कि विकास एक जीवन पर्यंत की प्रक्रिया नहीं है। पियाजे ने बताया कि 15 वर्ष के बाद बालक के विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, परंतु वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलता रहता है। इसी प्रकार से है कि पियाजे जो है कि जैविक परिपक्वता के समर्थक थे। उनके अनुसार बालक में परिपक्वता के बढ़ने पर ही विकास होगा, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक अनुभव के समर्थक थे। उनके अनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुभव से ही परिपक्वता तथा विकास प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पियाजे साहब थे वो जैविक परिपक्वता के समर्थक थे। वो कहते हैं कि जैसे जैसे जैविक परिपक्वता बढ़ती है वैसे वैसे बालक का विकास होगा, बालक के अंदर परिपक्वता आएगी। जबकि वाइगोत्स्की साहब सामाजिक अनुभव के समर्थक हैं और वो कहते हैं कि जब बालक समाज और संस्कृति से इंटरेक्शन करेगा, जब उसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुभव आते जाएंगे तो उसके अंदर परिपक्वता आएगी और उसका विकास इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ये कुछ अंतर थे जो जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के विचारों में थे। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें हमने जाना लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में, उन्होंने क्या विचार दिए थे, किस तरह के विचार जो बालकों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, ये हमने जाना। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही हमने जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं तथा कुछ अन्य टॉपिकों के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, तो आप उन्हें भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत अधिक मदद मिले और आपका ज्ञान भी बढ़ सके। सो थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए, साथ में सीखें।